हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मनी। मनी से समझ ही रहे होगे, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है तो फिर बहुत कुछ है। वही जानना है क्या है एक्चुअली में मनी है तो क्या है, उस मनी को हमें अच्छे से जानना है। चलिए, तो मनी में क्या टॉपिक कवर करने पहले वो देखते हैं हम अच्छे से। ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। इंट्रोडक्शन जानेंगे, बार्टर सिस्टम्स क्या होता है, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, व्हाट इज मनी, फंक्शन ऑफ मनी, कैरेक्टर ऑफ मनी, मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक्स, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, फिएट मनी, फंक्शनल, यहाँ पे एल बनाइएगा, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी सप्लाई, मेजर ऑफ मनी सप्लाई जिसमें हम लोग M1, M2, M3 और M4 के बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे यहाँ से अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला टॉपिक है कि इंट्रोडक्शंस क्या होता है। तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ, आज से बहुत साल पहले जब मनी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो लोग उस समय कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। तो उसी बार्टर सिस्टम को हमें अच्छे से जानना है। तो पहला टॉपिक ही हमारा है कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम। तो अगर कोई पूछे बार्टर सिस्टम क्या होता है तो आप बोलोगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन किसके बदले, बस यही इंपॉर्टेंट है, थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर आपको गुड्स चाहिए तो बदले में आपको गुड्स किसी को देना पड़ेगा तो गुड्स मिलेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। अब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी का मतलब क्या है यहाँ पे समझना। सीसी इकोनॉमी बोलते हैं इसको। जैसे कोई एक बंदा ए है और एक बी है, तो ए को मान लो वीट की रिक्वायरमेंट है और बी को मान लो बाजरे की रिक्वायरमेंट है बोल रहा हूँ, और बी के पास वीट है और ए के पास बाजरा है। कहने का मतलब क्या है, ये चाहते हैं, वांट है इनकी इनको ये मिल जाए, इसकी भी ये वांट है इसको ये मिल जाए, लेकिन इनके पास जो है वो ये है। तो आप क्या कहोगे कि ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये इसको वीट देकर इससे बाजरा ले लेगा और ये इसको बाजरा देकर इससे वीट ले लेगा। इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। मतलब अभी तो मैंने बेसिक एग्जांपल लिया समझाने के लिए कि आपको जो चीज़ चाहिए आप उसी व्यक्ति के पास जाओ, जो उसको चाहिए वो आपके पास हो, जो आपको चाहिए उसके पास हो, तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। कई और कारण भी है, गाँव वगैरह में देखते होगे कि भैया अभी मुझे आप ये चीज़ दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। चलो ठीक है, पैसा वैसा कुछ नहीं है, गुड्स के बदले गुड्स लेना देना ही क्या कहलाता है, आपका बार्टर सिस्टम कहलाता है। और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सीसी इकोनॉमी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। सामान के बदले सामान लेना देना ही क्या कहलाता है आपके लिए, तो आप बोलोगे वो कहलाता है बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम तो क्लियर हुआ। अगला लिखा है ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम के टाइम पे जब बार्टर सिस्टम हो रहे थे, सिस्टम चल रहे थे इकोनॉमी में, तो उस समय मेन प्रॉब्लम क्या आ रही होगी उस समय। तो देखो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ रही है। जैसे कि समझो एग्जांपल, कोई ए है और कोई यहाँ बी है। अब देखना ये है, एक पॉइंट और तो यहाँ लिखा हुआ है, स्टोर ऑफ वैल्यू, डबल कॉन्स्टेंट ऑफ वैल्यू, रेंडर और डिफर्ड पेमेंट, और यहाँ लिखा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या है समझो कि ए को भाई मान लो कोई गुड्स चाहिए और बी को भी कोई गुड्स चाहिए। तो अब मीडियम एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि उस समय बहुत इजीली एक्सचेंज होना बड़ा आसान नहीं था। मतलब कहने का ये है कि ए को अगर कोई भी गुड्स चाहिए और बी को कोई गुड्स चाहिए, आज के टाइम पे क्या होता है कि चाहे ए को कोई गुड्स चाहिए, चाहे बी को चाहिए, चाहे सी को चाहिए, चाहे डी को चाहिए और चाहे ई को चाहिए, किसी को भी गुड्स चाहिए, तो ये सब लोग ऐसे बंदे को नहीं ढूंढते जिनके पास इनकी चीज़ें हों। मतलब मान लो ए बी सी डी सब अलग अलग चाहते हैं, तो ये उन बंदों के पास नहीं जाएंगे जिनके पास सामान होगा वो इनको देगा। ये तो सिंपल इनके लिए ये है यहाँ पे कि ये सिर्फ अपने पास आज के टाइम पे क्या रख लेते हैं, पैसा। और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हो, चाहे जिससे खरीद लेते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो
तो मनी के आने से मीडियम ऑफ एक्सचेंज आसान हो गया है, लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज आसान नहीं था। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मीडियम ऑफ एक्सचेंज आसान नहीं था, इनको प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ऑब्स्टेकल होते थे, भाई मैं किससे क्या चीज़ एक्सचेंज करूं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आसान नहीं था उस समय। दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे समझना, अब बार्टर सिस्टम मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स देना। मान लो ए ने जो प्रोडक्शन किया है वो वीट का किया है, और बी ने मान लो प्रोडक्शन किसका किया है, वेजिटेबल का। आपको पता है कि वेजिटेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है, बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, और वीट जो है वो ड्यूरेबल गुड्स चलता है, और रोज होता भी नहीं है ये, इसको मिनिमम 4 मंथ लग जाते हैं, 3 to 4 मंथ। और ये अगर एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो आपको डेली भी प्रोडक्शन आपको मिल सकता है। अब आप बताओ, अब इस बंदे को वीट चाहिए तो आप रेगुलर प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन इनको भाई साहब वीट चाहिए तो इनके लिए 3 महीना रुकना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ए ने बी से बोला कि भाई जब मेरा वीट हो जाएगा तब तुम अपना फल देना, तब तक तुम अपने गुड्स को स्टोर करके रखो। तो उस समय स्टोर करने की कोई फैसिलिटी भी नहीं थी कि आप अपने सामान को बहुत देर तक वेयर हाउस में रख लो, सेफ रहे, फिर इजीली जब मन करेगा हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो उस समय स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब स्टोर करने की कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं थी। बहुत इजीली बता रहा हूँ कि स्टोर करने की कोई फैसिलिटी आज तो है, आपके पास पोटैटो हो जाए, वीट हो जाए, वेयर हाउसिंग में, गोडाउन में या कोल्ड स्टोरेज में आप रख सकते हो। पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। वेजिटेबल अगर रोज यूज़ नहीं हुए 2 दिन बाद बेकार हो जाएंगे, उसको कोई लेने वाला भी नहीं है। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, समझ जाओगे। फिर दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, तीसरा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मान लो कोई ए है और यहाँ कोई बी है, अब इसको भी वीट चाहिए और इनको भी वीट चाहिए। अब इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, मतलब दोनों इंसान को वही चीज़ें चाहिए, तो बताओ ये आपस में एक्सचेंज कैसे करेंगे। और ये एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे भी आपके बार्टर सिस्टम्स के ड्रॉबैक हो जाते हैं, मतलब बार्टर सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अगर 2 व्यक्ति को सेम गुड्स चाहिए तो सिचुएशन में वो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है। मान लो एक गाँव है, उस गाँव में केवल वीट ही होता है, क्या एक्सचेंज करोगे आपस में? ढेर सारे लोग अलग अलग प्रोडक्शन करोगे तो अलग अलग शेयरिंग कर पाओगे। अब एक ही प्रोडक्शन सब करोगे तो आप आपस में एक्सचेंज कैसे करोगे? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब यही होता है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या लिखा है हमारा, स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट। अब स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ए है और यहाँ क्या लिखा है बी, बार बार एग्जाम्पल सेम ले रहा हूँ ताकि आप समझ सको। इंपॉर्टेंट केवल पॉइंट है तो पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए जरूर। जैसे मान लो ए ने 2010 में एक बाइक अपने फ्रेंड को दिया, बाइक अपने फ्रेंड बी को दे दिया, बी को बोला भैया ये लो मैं तुम्हें बाइक दे रहा हूँ। तो उस समय बाइक कीमत मान लो 50,000 रुपये रही हो, कोई भी एक बाइक ले लेता हूँ, मान लो बाइक का नाम मैंने एक्स रख लिया। लेकिन इसने बोला था कि आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक समय बाद तुम्हें भी सेम बाइक मुझे देनी है। सेम बाइक का मतलब क्या, अगर मैंने आज तुम्हें होंडा की लेटेस्ट वर्जन 2010 का दे रहा हूं तो आप भी जब दोगे तो होंडा का लेटेस्ट वर्जन ही आप मुझे दोगे। बोला ठीक है दे देंगे। उस समय कीमत 50,000 थी। आज 2025 में जब बी को इनको बाइक देना पड़ रहा है तो भाई साहब बी की हालत खराब हो रही है, क्योंकि आज वो बाइक 1.5 लाख की है ना। आज वो बाइक 1.5 लाख की है, सेम वही एक्स बाइक ले रहा है अपने हिसाब से, उस समय का लेटेस्ट मैंने दिया था तो मुझे यहाँ लेटेस्ट चाहिए। अब आप बताओ क्या उनके स्टैंडर्ड और डिफरेंट पेमेंट में अंतर नहीं आ गया? अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो अगर मैं बेसिक एग्जाम्पल लूँ बार्टर सिस्टम तक का समझना, तो ए के पास था कुछ वीट और बी के पास मान लो है बाजरा। आपको पता है कि वीट के उगाने में लेबर कॉस्ट ज़्यादा बैठता है और बाजरे में कम बैठता है ना। प्रोडक्शन करने में इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और कॉस्ट ज़्यादा लगता है, इसमें उतना कॉस्ट नहीं लगता है। तो
ए और बी आपस में जब एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, तो मान लो एक क्वांटिटी ले लिया उन्होंने कि इतना ही वीट देना है और इतना ही आपको क्या देना है, इतना ही वीट देना है और इतना ही आपको बाजरा देना है। अगर मैं इतना वीट भर के आपको दे दूं तो ईमानदारी से बताओ कि जो वीट का कॉस्ट यहाँ बैठेगा, जो वीट का कॉस्ट यहाँ बैठेगा, क्या वही कॉस्ट यहाँ बाजरे का बैठेगा, जिसमें वीट में लेबर कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है और बाजरे में लेबर कॉस्ट और कॉस्ट एक्चुअल कम पड़ रहा है, पानी भी कम लग रहा है, इसमें पानी ज़्यादा पड़ रहा है, मेहनत ज़्यादा पड़ रहा है, तो दोनों को बराबर कैसे दे सकते हैं? कोई इंसान समझदार होगा तो बोलेगा नहीं यार मैं नहीं दूंगा, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम मुझे इतना अगर बाजरा दोगे तो मैं तुम्हें इतना वीट दूंगा, तो जाके तो तुम्हारा रिलेशन बन पाएगा। अब उस समय इतनी नॉलेज थी नहीं, तो स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट में बाद में प्रॉब्लम आने लग गई कि कितने गेहूं के बदले कितना बाजरा लिया जाए या कितने बाजरे के बदले कितना गेहूं लिया जाए, तो ये कंसेप्ट वहाँ बैठा। ठीक, तो हमने ये पढ़ा कि ड्रॉबैक्स क्या क्या आए बार्टर सिस्टम के टाइम में। ठीक, पढ़ाई आसान हो जाती है, पढ़ाई आसान हो क्या जाती है, आसान होती है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। मेहनत करते रहो, रगड़ते रहो, तो आपको लगेगा कि यार मैं सब तो सही कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो सब सही ही हो रहा है, और फिर बाद में पता चलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही नहीं है। पढ़ोगे आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है चीज़ें। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका मनी। मनी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब से मनी आया है ना, लाइफ बहुत आसान हो गई है। जीवन में कुछ हो और चाहे ना हो, पर पैसा होना चाहिए। अगर आपके जीवन में पैसा है मतलब आप हैप्पी हैं। नहीं, कुछ लोगों को लगता है ना कि पैसा है तो सब कुछ है, उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, पैसा है तो सब कुछ है और पैसा ही है तो सब कुछ है, बात सही है। तो मनी अगर जिसके पास आ गया उसको सारी समस्याएं खत्म भाई, उसे कोई प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं, बस पैसा अगर उसके पास है तो कुछ भी खरीद लेगा दुनिया में। उसे ऐसे बंदे ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे पास गेहूं है तो कोई लेगा क्या ताकि मुझे दाल दे सके, कोई ड्रामा नहीं उसका। पैसा है, कहीं भी जाएगा पैसा फेंकेगा, अपने हिसाब से खरीद लेगा। तो कहने का मतलब क्या, जब से मनी आया है तो जनरली मनी का मतलब क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कोई भी चीज़ खरीदने का या बेचने का या बदलने का, आदान प्रदान करने का, मतलब कुछ भी एक्सचेंज करने का, चीज़ें आसान हो गई है भाई। सिंपल ए है, ए के पास मनी है और उसे 5 चीज़ें चाहिए। 5 चीज़ें कुछ भी हो सकती है, लाइक मान लो वीट हो जाए, फ्रूट्स लेना चाहे, वेजिटेबल लेना चाहे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना चाहे, या मान लो कुछ, चलो ब्रिक्स ले लेते हैं ईंटा घर बनवाने के लिए, वो अपना ब्रिक्स लेना चाहे। तो अब इसे बंदे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन है, किसके पास है एक्सचेंज करना, नहीं, मनी है ना, पैसा देके वो सब खरीद लेगा। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आती थी, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए बोला गया कि मनी इज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे के बदले में तुम्हें जो चीज़ें मिल सकी उस सब में हेल्प कर देगा तुम्हारा मनी। फिर अगला लिखा हुआ है, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एसेट विदाउट लॉसिंग इट्स टाइम एंड वैल्यू। बहुत अच्छी चीज़ है कि मनी जब से आ गया है तो आप अपने टाइम को भी बचा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो गुड्स को लेकर आप टहलो, पैसा है कहीं भी गए तुरंत पैसा दिया, सामान खरीदा, टाइम बचा, अपने घर गए, खाया पिया, एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और पता है मनी की वैल्यू भी तब से इंक्रीज हो गई, क्योंकि अभी आगे चल के पढ़ोगे कि मनी के आने से फ़ायदे क्या क्या हुए हैं। अभी तो ये जान लो कि मनी का मेन मोटो क्या होता है। तो मनी जब से आया है आपके काम को आसान बना दिया है, वैल्यूबल बना दिया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप में नहीं आ रही है, ड्रॉबैक्स नहीं आ रही हैं। बार्टर सिस्टम के टाइम में जो ड्रॉबैक आ रहा था, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, इन सब चीज़ों प्रॉब्लम आई तो वो सब चीज़ें खत्म हो गई। तो मनी एक्चुअली में होता है जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसकी डेफिनेशन होती है। फिर इसके 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में 2 बातें डाला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें डाला स्टैंडर्ड और डिफरेंट पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो मैंने बताया कि जब से पैसा आ गया आपको ईजिली हो गया कन्वर्टिबल, कोई भी चीज़ को ईजिली अपने मनी के थ्रू से अपने गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। गुड्स के बदले गुड्स देने की जरूरत नहीं है। अब आप गुड्स लीजिए, पेमेंट कर दीजिए, मतलब आज के टाइम पे तो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, वो भी मनी वैल्यू पे ही है।
बहुत साल पहले गुड्स के बदले गुड्स देते, वो सब खत्म हो गया। मनी के आने से क्या होगा कि बस अब 100 रुपये जेब में रखा है, अभी 100 रुपये के बदले तुम जो खरीदना चाहो मार्केट जाके खरीद सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मनी गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर दिया है कि ये मनी इंडिया में एक्सेप्टेबल है। आप कहीं भी जाके कोई भी गुड्स खरीद सकते हो, आप वो पेमेंट दोगे आपको गुड्स मिलेगा, फिर वो बंदा उस पेमेंट कहीं और देगा, वो गुड्स लेगा। इकॉनमी हमारी ऐसे ही रन करेगी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी के आने से हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बहुत आसान हो गया। अब अगला लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी जब से आ गया तब से प्रॉब्लम भी खत्म हो गई है। जैसे मैंने बोला था ना, कितने वीट पे कितने बाजरे देने किसी को नहीं पता, मेजरमेंट ही नहीं था कुछ। अब मनी आ गया है तो पता चल गया कि 10 रुपये में आपको इतना मिलेगा, 20 रुपये में आपको इतना मिलेगा, 30 रुपये में आपको इतना मिलेगा, 40 रुपये में आपको इतना मिलेगा। तो मनी के वैल्यूएबल थिंकिंग के हिसाब से एक मेजरमेंट बनाई गई कि भैया 1 रुपये में एक टॉफ़ी मिलती है तो पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ वो टॉफ़ी 1 रुपये की तुमको मिलेगी। उसका मेजरमेंट कर दिया गया है, एक मापांक कर दिया गया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया गया है ताकि चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाए। फिर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। आज के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है। कैसे प्रॉब्लम नहीं है? देखो, अगर आज 2010 में आप किसी से 500 रुपये ले रहे हो तो 2020 में अगर आप उसे 500 रुपये दे रहे हो तो आप बोलोगे वैल्यू के बराबर वैल्यू दे रहे हो। इकॉनमी अगर छोड़ दो आप, तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है? अब प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब तुम्हें ये बिल्कुल नहीं देखना है यहाँ पे कि यार वीट है या यहाँ पे क्या लिखा है, बाजरा लिखा है, तो दोनों को किसके बराबर कितना देना है, मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न होता था। तो मेजर ऑफ वैल्यू मैंने बोला कि मनी आ गया, वो चीज़ें खत्म हो गई। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि किसको कितना के बदले कितना देना है उसे भूल जाओ। मनी है, 5 रुपये लिए थे, 5 रुपये दे दो, 10 साल बाद दे दो, इंटरेस्ट नहीं लगा रहा है तो कोई बात नहीं, 5 का 5 दे दो, तुम भी खुश वो भी खुश, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो, वही अगर 1 किलो दाल लिया होता 5 रुपये का था, आज 1 किलो दाल ले रहा हूँ 500 रुपये का है, तो फ़र्क पड़ता, मेंटली अप्रोच में फ़र्क पड़ता। तो वही चीज़ें बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट में जब से ये आ गया है प्रॉब्लम खत्म हो गई है, सबको सेम लेवल पे सेम क्वांटिटी का सेम रुपए पे चीज़ें मिलने लग गई। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, दुनिया में कुछ भी चीज़ें अपने साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ अपने पास मनी रखिए, मनी को स्टोर कर लीजिए। ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज सब तुम्हारे पास आएंगी अगर तुमने मनी को स्टोर कर रखा है तो। अब आजकल देखते हो क्या कोई 1 साल का खाना पहले से स्टोर कर रखता? नहीं ना, पैसा है, जाता है मार्केट, रोज़ वेजिटेबल खरीदता है। ऐसा तो है नहीं कि सीधा वेजिटेबल गए 10 दिन में इकट्ठा खरीद ला के रख लिया हम लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा है, हम रोज़ शॉपिंग करते हैं, रोज़ इकॉनमी जनरेट होती है, रोज़ हम मार्केट में जाते हैं, नए नए सामान खरीदते हैं अगर मनी है तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने जो कवर किए हैं आज अपने सारे टॉपिक देखो, तो हम लोगों ने ये कवर किया इंट्रोडक्शन, बाटा सिस्टम, ड्रॉबैक बाटा सिस्टम, ये और फंक्शन ऑफ मनी। तो हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किए, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार और अपना दोनों का ध्यान रखिए।